नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल आर के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपना टॉपिक जो है वो मौलिक विद्युत का चल रहा है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपन पिछली क्लास में जान चुके हैं। पिछली क्लास में अपन ने इंट्रोडक्शन जो क्लास अपनी रखी थी उसमें अपन ने क्या क्या सीख लिया है उस पर अपन में एक बार आपको डिटेल से बता देता हूं। पिछली क्लास में अपन ने विद्युत की परिभाषा समझी थी, विद्युत के जनक देखे थे, किस किस वैज्ञानिक ने विद्युत के बारे में अपनी अपनी क्या क्या राय रखी थी, वो सब कुछ चीजें अपन ने पिछली क्लास के अंदर देख ली थी। आज की क्लास के अंदर अपन ने जो देखना है वो है कि ये आवेश क्या होता है, साथ में अपन पदार्थ की बात करेंगे और उसके बाद में अपन अणु, परमाणु और परमाणु के अंदर पाए जाने वाले जो भी मटेरियल है या जो भी तत्व हैं उन सभी की अपन बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी लोग जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। बात करते हैं अपने टॉपिक की। जो टॉपिक है वो है मौलिक विद्युत। पिछली क्लास में अपन ने इसको शुरू कर दिया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास आप जरूर देखिए। ये वीडियो जो है किसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी ITI फर्स्ट ईयर के अंदर है, और उन सब के लिए भी ये महत्वपूर्ण है जो अभी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो ITI पास आउट हो चुके हैं। विभिन्न इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए जो भी वैकेंसीज आती है उन सभी वैकेंसीज के अंदर ITI इलेक्ट्रिशियन का जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है उस पार्ट को अपन क्लियर कर रहे हैं। थ्योरेटिकली पूरी क्लास ये चलने वाली है, तो इसमें पिछली क्लास अपन ने पूरी कर ली है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो पिछली क्लास जरूर देखें। मौलिक विद्युत के नाम से वो प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी चैनल पे। अभी अपन बात कर लेते हैं आवेश पे। ये आवेश क्या है? पिछली क्लास में अपन ने बात की थी कि विद्युत क्या है। तो विद्युत की परिभाषा में ये लिखा हुआ आया था कि आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। इलेक्ट्रॉन या आवेश का, ये चीज अपन ने पिछली क्लास के अंदर देखी थी। देखो, आवेश की यदि बात करें तो इंग्लिश में इसको चार्ज कहते हैं। इंग्लिश में इसको चार्ज कहा जाता है। चार्ज का प्रतीक क्या है? आवेश का प्रतीक क्या है? तो आवेश का प्रतीक जो है वो क्यू होता है। इसका जो यूनिट अपन सिंबल जो है वो अपन बात करें तो इसका प्रतीक जो है वो अपने क्या है? क्यू होता है। कैपिटल लेटर का क्यू अक्षर जो है वो इसका आवेश का प्रतीक माना जाता है। इसका मात्रक यानी इसकी यूनिट की यदि अपन बात करें तो इसका मात्रक जो है वो कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। कूलाम या कुलम कुछ भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको कुलम लिखा जाता है, हिंदी में इसको कूलाम बोला जाता है। तो ऐसा आप ध्यान रखिए, इसको सी अक्षर से डिनोट किया जाता है। तो आवेश के लिए अपन ने ये समझ लिया है, इसका प्रतीक क्यू है और मात्रक इसका कूलाम है। क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर क्या होता है, इसकी परिभाषा से ही अपन को समझ में आने वाला है कि आवेश क्या है। तो आवेश की यदि आप परिभाषा देखेंगे तो आवेश की परिभाषा में यह आता है कि धारा और समय का जो गुणनफल होता है वो अपना आवेश कहलाता है। क्या लिखा अपन ने कि जो विद्युत धारा है यानी विद्युत धारा और समय का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? वो इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। अब विद्युत आवेश धारा का प्रतीक I होता है और समय का प्रतीक स्मॉल t होता है, इनका मल्टीप्लाई, यानी Q बराबर होता है I इंटू टी। I इंटू टी, ये अपना जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? ये आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला है। बहुत ही एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आवेश के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है Q बराबर I इंटू टी और एक होता है Q बराबर C इंटू वी। C यहां पर फेराड होता है, कैपेसिटेंस होता है, और V यहां पर वोल्टेज जो है ये होता है। तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने इस आवेश के बारे में जाना था। आज आवेश की पूरी डिटेल जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं। यहां पर अपन ने बहुत सी चीजें आवेश के लिए लिख दी है। आवेश को चार्ज कहते हैं, धारा और समय का गुणनफल होता है, I इंटू टी इसका फॉर्मूला होता है, प्रतीक इसका Q होता है और मात्रक इसका कूलाम होता है। ये चीजें अपन ने सीख ली है। तो आवेश की कहानी तो यहीं पे खत्म हो जाती है। अब देखो, आवेश की पूरी संकल्पना को समझने के लिए विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है ये चीजें अपन जानेंगे। आवेश की पूरी संकल्पना को समझने के लिए कि आवेश कहां होता है, विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है, किसी पदार्थ के अंदर विद्युत धारा कैसे चलती है, जैसे आप समझिए कि वायर के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा। तो ये चीजें अपन समझेंगे कि आवेश जो चलता है वो कैसे चलता है।
इसके बारे में अब अपन आगे से डिटेल से समझते हैं। देखिए आप समझिए कि आवेश की संकल्पना समझनी है, आवेश किस प्रकार से फ्लो होता है। अपन ने परिभाषा में कल पिछली क्लास में अपन ने समझा था कि आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाह विद्युत कहलाता है। तो आवेश का प्रवाह होता कैसा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता कैसा है, ये चीज अपन समझने वाले हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हर मीटर के अंदर कोई भी पदार्थ हो, सभी पदार्थ के अंदर आवेश या इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं, लेकिन किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा प्रवाहित होते हैं, किसी में कम होते हैं और किसी में होते ही नहीं है। यानी सीधा सा ऐसा कह सकते हैं कि विद्युत धारा कई ऐसे पदार्थ है जिसमें से बहती है, किसी में कम बहती है, और कई ऐसे पदार्थ है जिनके अंदर विद्युत धारा बहती नहीं है। यानी अपने को आवेश को समझने के लिए, आवेश के प्रवाह को समझने के लिए सबसे पहले अपन को पदार्थ समझना है, मैटर समझना है। ये पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की देखो वैसे रटी रटी परिभाषाएं जो है वो आपको नहीं रटनी है, क्योंकि आईटीआई लेवल पर इनकी परिभाषा कहीं भी नहीं पूछी जाती है। फिर भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो ऐसे पदार्थ जो है वो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें भार होता है जो स्थान घेरता है। ये छोटी वो जो परिभाषाएं आप डिटेल से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही परिभाषाएं यहां पर रहने वाली है। अगर अपने को क्या समझना है वो चीज मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। अपने को यह समझना है कि आवेश का प्रवाह होता कैसा है, फिर मैंने ये कैसे होता है, आवेश का प्रवाह कैसे होता है, फिर मैंने आपको यह बताया कि आवेश का प्रवाह किसी पदार्थ के अंदर कम होता है, किसी में ज्यादा होता है और किसी में होता ही नहीं है। यानी सीधा सा अपन यहां पे अर्थ अगर लगाएं तो विद्युत धारा किसी पदार्थ में तो ज्यादा बहती है, किसी में कम बहती है, किसी में बहती ही नहीं है। तो इसी चीज को समझने के लिए, आवेश की पूरी संरचना को समझने के लिए कि ये कैसे प्रवाहित होता है, उसको समझने के लिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, पदार्थ पढ़ रहे हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई कि अपन पदार्थ इस टॉपिक के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, मौलिक विद्युत के अंदर पदार्थ का क्या काम आ गया, तो वो चीज अपन यहां पर पढ़ रहे हैं। अच्छा, पदार्थ जो है ये कितने प्रकार के होते हैं उस पर अपन बात कर लेते हैं। देखो पदार्थ जो है ये अपने 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है ठोस, ठोस पदार्थ। दूसरा जो है वो होता है अपने द्रव्य पदार्थ, और तीसरा जो है वो होता है अपने गैसीय पदार्थ। ये 3 टाइप के प्रकृति के अंदर पदार्थ पाए जाते हैं। यानी प्रकृति में पदार्थ 3 रूपों में मिलता है, ठोस रूप में, द्रव्य रूप में और गैस रूप में। सॉलिड, लिक्विड और गैस रूप के अंदर ये जो है अपना पदार्थ पाया जाता है। अभी अपन इनको डिटेल से आपको पूरा समझने के लिए बाद में अपन इससे पूरी डिस्कस करेंगे। आपसे थोड़ा सा आगे और चलते हैं कि प्रकृति में कुछ और भी पदार्थ पाए जाते हैं जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ध्यान रखने हैं। एक चौथा पदार्थ जो है वो होता है प्लाज्मा। चौथा पदार्थ जो है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के लिए क्या क्या याद रखना है, प्लाज्मा के लिए आपको ध्यान रखना है, ये भी देखो गैसीय रूप में, कंप्रेस्ड गैस के रूप में ही पाया जाता है। प्लाज्मा का जो खोज है, प्लाज्मा की जो खोज की है वो किसने की है, तो प्लाज्मा की खोज जो है वो अपने क्रुक्स विलियम्स ने की है। विलियम्स क्रुक्स विलियम्स ने प्लाज्मा की खोज की है, और इसका जो नामकरण किया था, यानी इसका जो नाम दिया था वो इरविंग ने दिया था। इरविंग। मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको ध्यान से समझिए। अपन पदार्थ पढ़ रहे हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। ये मुख्य अवस्थाएं हैं जो प्रकृति में मिलती है। कुछ 2 अवस्थाएं और होती है जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे पढ़ते हैं। 2 अवस्थाएं क्या है, चौथी अवस्था मैंने आपको पदार्थ की बताई, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो इसकी खोज विलियम्स क्रुक्स ने की है, और इसका नाम जो दिया है वो इरविंग ने दिया है। ये वैज्ञानिकों के नाम है। 5वां जो पदार्थ का टाइप है वो है बोस आइंस्टाइन कंडक्ट। बोस आइंस्टाइन कंडक्ट। बोस आइंस्टाइन कंडक्ट। बोस आइंस्टाइन कंडक्ट एक पदार्थ नहीं है, इसके अभी कोई अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन इसकी जो खोज, इसकी जो भविष्यवाणी की गई है, इसकी भविष्यवाणी की गई है भाई, ये अभी तक मिला नहीं है। इसकी भविष्यवाणी
1924 के अंदर लगभग इसका ईयर जो है वो 1924-25 है। इसकी भविष्यवाणी जो है वो सत्येंद्र नाथ बोस ने की है। सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी भविष्यवाणी की है। नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको हटा देता हूं, मैं आपको बोल के बता देता हूं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये मुख्य अवस्थाएं होती है। चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडक्ट होती है। प्लाज्मा की खोज विलियम्स क्रूक्स ने और इसका नामकरण इरविंग ने दिया था। बोस आइंस्टाइन कंडक्ट अभी इसका कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन इसकी भविष्यवाणी जो की गई है वो सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा की गई है कि ऐसा भी एक पदार्थ जो है वो आपको मिलेगा, या इस रूप में भी पदार्थ आपको मिल सकता है। तो ये अपन ने पदार्थ की टाइप्स जो है या पदार्थ की अवस्थाएं जो है वो अपन ने देख लिए। ये पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं ही होती है। चौथी अवस्था भी अगर आप मान सकते हैं तो मान लीजिए प्लाज्मा होती है। पदार्थ की इन अवस्थाओं में चेंज हो सकता है कि यानी जो ठोस पदार्थ है वो द्रव में भी आ सकता है और जो ठोस पदार्थ है वो सीधा गैस भी हो सकता है। जैसे इसके कई उदाहरण हैं। जैसे आपने पूजा के लिए जो कपूर यूज करते हैं उस कपूर को देखा होगा। कपूर जब जलाते नहीं है अपन तब तो वो ठोस रूप में मिलता है अपन को, लेकिन जब उसको जला दिया जाता है तब वो सीधा क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। तो वो ठोस से सीधा गैस बन गया। ये पदार्थ की अवस्थाएं चेंज भी हो सकती है। तो पदार्थ की अवस्थाएं चेंज होने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो पदार्थ की अवस्था तापमान प्लस प्रेशर यानी दाब, यानी ताप और दाब के परिवर्तन से या इनमें परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाओं को बदला जा सकता है। ये चीज अपन ने समझी। अब अपन समझते हैं कि ये पदार्थ जो है ये किससे मिलकर बना होता है। तो पदार्थ जो है वो भाई छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ होता है, अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। अणु क्या है, अणु पदार्थ का एक छोटा कण ही होता है जो बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। आप समझिए ये एक ईंट है और ईंट के अंदर मिट्टी के छोटे छोटे कण जो है वो इकट्ठे कर दिए जाते हैं, इनको ऐसे इकट्ठा कर दिया जाता है तो ये एक पूरे ईंट का रूप ले लेती है। यानी ईंट एक पदार्थ हो गया है, ठोस पदार्थ हो गया है, लेकिन इसके अंदर ये मिट्टी के छोटे जो कण हैं ये अपने अणु कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो यानी अभी आप समझ सकते हैं कि पदार्थ जो है ये बड़ा रूप है और अणु जो है वो पदार्थ का ही छोटा रूप में। पदार्थ के अंदर जो भी गुण पाए जाते हैं वो सारे गुण अणुओं में भी पाए जाते हैं, या उल्टा भी सीख लीजिए कि अणु के अंदर जो भी गुण होंगे वो सारे गुण पदार्थ के अंदर भी ही होंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आगे बात करें कि ये अणु भी जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। देखो ये ईंट जो है छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिनको अपन अणु कहते हैं, लेकिन इसमें से एक छोटा कण, ये छोटा कण अपन बाहर ले लेते हैं तो ये कण भी छोटे छोटे कई पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है जिनको अपन क्या कहते हैं, जिनको अपन परमाणु कहते हैं भाई, जिनको अपन क्या कहते हैं, परमाणु। यानी अब आप समझ सकते हैं कि पदार्थ बड़ा रूप है, उससे छोटा रूप अणु है और उससे छोटा रूप परमाणु है। अगर आप ये तीनों चीज समझ गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में यस या नो टाइप कर दीजिए कि ये आपको तीनों चीज समझ में आई कि ये इनमें से सबसे बड़ा कौन है और इनमें से सबसे छोटा कौन है। देखो अभी मैं इनकी परिभाषाएं नहीं बता रहा हूं, परिभाषाओं से रिलेटेड कोई अपने क्वेश्चन नहीं आते हैं इनसे। अपने को यह समझना है कि आवेश जो है वो एक पदार्थ के अंदर कैसे प्रवाहित होता है, किसी तार के अंदर कैसे प्रवाहित होता है, उस प्रक्रिया को समझने के लिए अपन सबसे पहले पदार्थ समझ रहे हैं। पदार्थ को पूरा डीपली समझने के लिए अणुओं को अपन को समझना पड़ रहा है। अणु को समझने के लिए, अणु को डीप से देखने के लिए फिर परमाणु को समझना पड़ रहा है, और परमाणु जो है वो पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन वैज्ञानिक यही नहीं रुकते हैं, वैज्ञानिक आगे बढ़ते हैं और वैज्ञानिक ये कह देते हैं कुछ दिनों बाद ही कि ये पदार्थ का जो छोटा कण जिसको आप परमाणु कह रहे हैं ये पदार्थ के छोटा से छोटा कण नहीं है, इससे भी कई छोटे कण या कई छोटे पार्टिकल्स होते हैं। यानी सीधा सीधा वैज्ञानिकों का यही कहना है कि ये जो परमाणु है ये भी कई छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। और वो पार्टिकल्स क्या है, वो पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन जो है यहां पर पार्टिकल से मिलकर जो है अपने किसका निर्माण होता है, परमाणु का निर्माण होता है, एटम का निर्माण होता है। चलो अपन समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है। अब ये चीजें समझ में आई, ये चीजें क्यों निकल के आई, इन यहां तक अपन क्यों पढ़ रहे हैं। देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन,
अपन ने विद्युत की परिभाषा में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाही विद्युत कहलाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन भाई किस में पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन भाई परमाणु में पाया जाता है। परमाणु भाई किस में होता है? परमाणु भाई अणुओं में होता है। अणु भाई किस में होते हैं? अणु जो है ये होते हैं पदार्थ के अंदर। या सीधा सीधा अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इन पर अपन डिटेल से बात करने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये क्या होते हैं। तो इनको अपन समझते हैं कुछ देर में। चलिए आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कहानी को समझते हैं अपन। देखो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है उसको अगर मैं रिपीट करना चाहूं तो आपको थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन रहा है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अपन ने आज आवेश के बारे में बात की है। आवेश का प्रतीक क्यू होता है और इसका मात्रक जो है वो कूलम होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो Q बराबर I इंटू टी होता है। एक फॉर्मूला Q बराबर C इंटू वी भी होता है। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे कई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चंस भी मैं आपको इन्हीं क्लासों के अंदर आपको आगे हल कराने वाला हूं। तो आवेश को समझने के लिए, आवेश किसी मैटर के अंदर किस प्रकार से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित कैसे होते हैं, वो चीज समझने के लिए अपने को क्या समझना है? वो चीज समझने के लिए अपन को पदार्थ समझना है। पदार्थ क्या होता है ये चीज अपन ने जाना। पदार्थ जो है इसकी तीन मुख्य अवस्थाएं होती है जिनको ठोस, द्रव और गैस अपन कहते हैं। ठोस, द्रव, गैस अपन इनको कहते हैं। उसके बाद में अपन ने ये समझा कि पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडक्ट हो सकती है। ये अभी भविष्यवाणी है जिसकी भविष्यवाणी सत्येंद्र नाथ बोस ने की है। प्लाज्मा की खोज जो है विलियम्स क्रूक्स ने की है और इसका नाम जो है वो इरविंग ने दिया है। ये चीजें अपन ने समझी। उसके बाद में अपन ने समझा कि पदार्थ जो है वो अणुओं से मिलकर बना होता है जो एक छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें पदार्थ के सभी भौतिक गुण जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद में अपन ने समझा कि अणु एक छोटा कण नहीं है, उससे भी छोटे कण होते हैं परमाणु। यानी अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। फिर अपन ने लास्ट में निष्कर्ष ये निकाला था कि परमाणु भी जो है वो पदार्थ का छोटे से छोटा कण नहीं है, ये भी कई छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और ये तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ये बना हुआ होता है। अब अपन बात करें कि किसी भी पदार्थ के अंदर ये तीन चीजें होती है भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन चीजें जो है किसी भी पदार्थ के अंदर होती है। अब ये तीनों चीजें किसी पदार्थ के अंदर कहां रहती है? अच्छा देखो, ये तीनों चीजें पदार्थ के अंदर कहां पाई जाती है? देखो अपन ने समझा था कि ये कोई पदार्थ है, इसमें छोटे छोटे अणु हैं। तो एक अणु अपन ने इसमें से बाहर ले लिया, ये एक छोटा अणु है। ये अणु भी कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है इस टाइप से। देखो ये पदार्थ है, ये अणु है जिसको अणु को अपन ने यहां पे ले लिया। ये अणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिनको अपन क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। और परमाणु में भी एक परमाणु को अपन यदि बाहर ले लेते हैं तो एक परमाणु में ये तीन चीजें जो है अपने को देखने को मिलती है। अब ये तीनों चीजें इस इतने से छोटे से पार्ट के अंदर कैसे रहती है वो चीजें समझते हैं अपन। तो परमाणु की संरचना अपना टॉपिक आगे रहने वाला है कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। परमाणु संरचना, परमाणु की संरचना जो है वो सौरमंडल से मिलती जुलती है भाई। सौरमंडल से मिलती जुलती परमाणु की संरचना होती है। अब सौरमंडल में कैसे होते हैं भाई? सौरमंडल में ऐसे होता है कि सबसे पहले यहां पर मध्य में सूर्य होता है, उसके बाद में ये अंडाकार कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं के अंदर, विभिन्न कक्षाओं के अंदर जो है वो अपने जो ध्रुव है वो चक्कर लगाते हैं। तो इसके समान ही अपनी परमाणु की संरचना होती है। तो इसमें जो को देखो, इस संरचना का जो मुख्य केंद्र है वो क्या है? सूर्य है। और फिर विभिन्न कक्षाएं हैं और विभिन्न कक्षाओं के अंदर जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे परमाणु की संरचना देखिए, यहां पर परमाणु की संरचना होती है ये वाली। ये सबसे पहले ये एक होती है जिसको अपन नाभिक कहते हैं। नाभिक,
नाभिक बोल दो, इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक की खोज किसने की थी भाई? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती है इस टाइप से। बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आप समझ लीजिएगा। ये नाभिक होती है और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती है। अब इन्हीं कक्षाओं के अंदर और इसी नाभिक के अंदर ये तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों चीजें जो है इन्हीं कक्षाओं के अंदर ही रहती है। अब कैसे रहते हैं, वो कहां कहां रहते हैं, वो चीज समझ लेते हैं। देखो नाभिक के अंदर जो है क्या चीज रहती है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं भाई। नाभिक के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर अवस्थित होते हैं। और ये जो बाहर की कक्षाएं हैं, इन बाहर की कक्षाओं के अंदर क्या रहते हैं भाई? इन बाहर की कक्षाओं के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन। इन बाहर की कक्षाओं के अंदर भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो रहते हैं, वो गति करते हैं। अब ये रहते हैं मतलब यहां एक जगह स्थिर नहीं रहते। देखो ये पूरी कहानी आपको आगे की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाली है कि ये किस लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, ये सब कुछ चीजें आगे की क्लास में बहुत ही आपको काम में आने वाली है। तो इस क्लास को जरूर आप अंत तक समझिए। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये किसी प्रकार की गति नहीं करते हैं, ये नाभिक में स्थिर अवस्था के अंदर ही रहते हैं। ये यहां पर एक बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं जिसको कहते हैं अंतराआण्विक बल। अंतराआण्विक बल, अंतराआण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो उस फोर्स के कारण ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इस नाभिक के अंदर रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये दूसरी कक्षाओं में बाहर गति करते रहते हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो लगा हुआ रहता है। ये चीज अपन ने यहां से समझ ली है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी प्रकार की गति नहीं करते हैं, ये नाभिक में स्थिर अवस्था में रहते हैं। बाकी बचे इलेक्ट्रॉन ये विभिन्न कक्षाओं में गति करते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियां पाई जाती है भाई। इलेक्ट्रॉन के अंदर दो प्रकार की गतियां पाई जाती है। एक को तो कहते हैं चक्रण गति, चक्रण गति, और एक को कहते हैं कक्षीय गति। चक्रण गति और कक्षीय गति। चक्रण गति स्पिन मोशन और कक्षीय गति ऑर्बिट मोशन, ऑर्बिटल मोशन। तो देखो ऑर्बिटल क्या है पहले ये समझते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जिन ये लाइन पे घूमते हैं, जिस लाइन पे ये घूमते हैं, ये लाइन क्या कहलाती है? ये लाइन कहलाती है ऑर्बिट्स। ये लाइन क्या कहलाती है भाई? ऑर्बिट्स कहलाती है। इन सभी लाइनों को अपन क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं। और इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करते हैं। और इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति होती है, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन कैसे होता है और ऑर्बिटल मोशन कैसे होता है? स्पिन मोशन का मतलब यानी चक्रण गति होती है कि वो अपनी धुरी के ऊपर केवल एक ही जगह घूमता रहता है। जैसे मेरे मार्कर को आप समझिए कि ये मार्कर जो है इसी जगह ऐसे ऐसे केवल घूमता रहा है, ये अपना स्पिन मोशन कहलाता है। और कक्षीय गति क्या है? कक्षीय गति होती है कि यहां से घूम रहा है, इस टाइप से घूम रहा है, ये इस टाइप से घूम रहा है, ये अपना क्या कहलाता है? कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन कहलाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर ये दोनों प्रकार की गतियां एक साथ होती है। यानी ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये साथ में ऐसे भी घूमेगा और साथ के अंदर ये इस प्रकार से गति भी करेगा भाई, इस टाइप से ये गति भी करेगा। तो ये आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कहानी आज को आपको इतनी ही समझते हैं। अगली क्लास में अपन ने ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं और पदार्थ की अवस्थाओं को जो चेंज होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि पदार्थ की अवस्था में चेंज होते हैं ताप और दाब में परिवर्तन करके, तो उन प्रक्रियाओं को किस किस नाम से जानते हैं वो चीजें अपन आगे अगली क्लास के अंदर समझने वाले हैं। अगली क्लास महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है कि अगली क्लास में इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो मैं आपको लिखाने वाला हूं। साथ ही अपन जो पदार्थ की अवस्थाओं में चेंज होते हैं उन प्रक्रियाओं को, उन विधियों को, उन मेथड्स को किस किस नाम से जाने जाते हैं, उनसे सीधे क्वेश्चन एग्जाम्स में मिलते हैं। तो अगली क्लास को देखना ना भूलें। तो ये आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं।